भाषा। लेसन का नाम है यानी पाठ का नाम है हमारी भाषा। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसकी बात को सुनते और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना। भारत में अनेक राज्य हैं और हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है और उसमें कई राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं और उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी। राज्य और उसकी बोली। राज्य और उसकी बोली। जैसे अभी हम एक गुजरात है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, पर हिंदी जो है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, ये किसी भी राज्य में बोली जाती है, किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। जैसे अभी कोई बाहर से आया, उसको गुजराती नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा? आपको हिंदी में ही बात करेगा। उसको हिंदी आती है तो वो हिंदी में ही बात करेगा, तो आप उसको समझेंगे तो उससे बातें कर सकेंगे। अब 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को। अब है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। सबसे पहले तो भाषा के 4 रूप होते हैं। जैसे बोलने के रूप में, जैसे बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना सुनना क्या है? जैसे बेटा अपनी माँ से खाना मांग रहा है, माँ मुझे खाना दो, तो वह बोल रहा है, वह क्या कर रहा है? बोल के अपनी माँ को बता रहा है, माँ मुझे खाना दो। तो माँ क्या करती है? उसकी बातों को सुनती है, सुनने के बाद उसको खाना ला के देती है। तो वहां पे क्या हुआ? बोलना, बच्चे ने बोला और माँ ने सुना, तो वहां पे बोलना और सुनना। उसके बाद है लिखित भाषा, मतलब लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा और बच्चों ने पढ़कर उसको समझा। तो यहाँ पे क्या हुआ? लिखना और पढ़ने का रूप हुआ। तो यहाँ पे अध्यापिका ने लिखकर, जो भी है उसको लिखकर बताया और बच्चे ने पढ़कर उसको समझा। तो वहाँ पे लिखना और पढ़ना। जैसे उसके 2 रूप है, तो एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है जो अपनी बात को कहकर दूसरे की बात को समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरी की बातों को सुनना या समझना, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा में एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से आमने सामने बात करना, फोन पर बात करना, तो ये क्या हुआ, आप मुंह की बात करके आप उसको दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे मौखिक भाषा हुई। और फोन पे बातें करना, ये सब मौखिक भाषा में आती है। और क्या हुआ, लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जो हम लिख कर और पढ़ कर समझते हैं। जैसे राम ने या फिर कोई भी, जैसे राम मोहन जो भी हो, वह पत्र लिखा, उसने क्या किया, पत्र लिखा, वह पत्र कोई और पढ़ा, या उसकी दीदी पढ़ी या मौसी पढ़ी या मम्मी पढ़ी, जो भी है वो वहाँ पे उसके पत्र को पढ़ी, तो वहाँ पे हो गया उसका पत्र को लिखना और पढ़ना। तो वहाँ पे लिखित भाषा, जैसे पेपर पढ़ना और कविता पढ़ना, पत्र पढ़ना, ये सब लिखित भाषा में आता है। ओके, अब उसके बाद लिपि। लिपि क्या है, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है, इन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त गुजराती, मराठी आदि भाषाएं भी हिंदी में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे होगा भाषा, हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी। गुजराती ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी। फिर अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा को हम रोमन में लिखते हैं। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और गुजराती, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। यहाँ पे दिया है लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। अब भाषा को लिखने समझने के लिए हमको सबसे पहले वर्णमाला, वर्ड, ये सब का ज्ञान बहुत जरूरी है, ये सब हमको आना चाहिए। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड, वर्ड क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उसे हम वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, यानी अक्षर होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। वर्ड को भी वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सब इतनी छोटी इकाई होती है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ड या अक्षर कहते हैं। जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, जब वर्णों का समूह एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित रूप में लिखा जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है, जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। अब स्वर और व्यंजन हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वर्ड के प्रकार, वर्ड के
स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ में कोई भी दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। वर्ड में अ में कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, तो वहां वह अ क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। अब स्वर में 13 अक्षर होते हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं। पहला क्या है? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ओ, स्वर में कितने अक्षर होते हैं? 13। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ओ, अ। अब ये दोनों ये दोनों अयोग वाह है। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोग वाह। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अम और अह को अयोग वाह कहते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। फिर व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को लिखने और पढ़ने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में 33 व्यंजन में 33 वर्ड होते हैं। पहला होता है क और लास्ट में होता है ख। पहला क्या है? क और अंतिम शब्द है ख। जैसे क लिखने के लिए आपको क, उसमें क्या आ रहा है? उसका उच्चारण अ आ रहा है। क, अ आ रहा
बाद में लिखेंगे, अंतिम शब्द में आएगा। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द के जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है, जो शब्द जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है और उनके मूल रूप से भिन्न होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सुनिए, जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है और अपने मूल रूप से भिन्न होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 है संयुक्त व्यंजन। अब इसको लिखने का क्या है? छ को हम कैसे लिखेंगे? क प्लस श, यहाँ पे हो गया श, छ। अब दूसरा क्या है? त्र। त्र को लिखने के लिए त, तो लो, ये हो गया त्र। क प्लस छ, त्र, त प्लस त्र, ज प्लस बराबर ज्ञ। अब ज्ञ को लिखने के लिए यहाँ पे आया ज, ज प्लस य बराबर ज्ञ। अब स्र, स्र को स, स र, स्र। क प्लस छ, त्र प्लस त्र, ज प्लस य, ज्ञ, स प्लस र, स्र। अब यहाँ पे है छ से क्या बनता है? छत्री, छत्री, छ से छत्री शब्द। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। त्रिशूल। और ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान शब्द बनेंगे। और स से श्रमिक, स से श्रमिक। अब इनको हमको वाक्य बनाना है, वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा? छ से छत्री, तो छ, तो हम इसको ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, यह मेरी कक्षा है, या फिर यह मेरी कक्षा है। इसका वाक्य बना यह मेरी कक्षा। तो यहाँ पे 6 शब्द आया, कक्षा है। उसके बाद मंदिर के अंदर त्रिशूल है, त्र से त्रिशूल। इसका वाक्य बनाने के लिए हमको क्या करना है? हम इसका वाक्य बना सकते हैं, मंदिर में त्रिशूल है, त्रिशूल है। ग से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान शब्द बना। अब इसका वाक्य बनाने के लिए हमको ये भी वाक्य बन सकता है, आज ज्ञान विज्ञान का समय है, आज ज्ञान विज्ञान विज्ञान का
समय है। ये इसके वाक्य हो गए। अब स से स प्लस श्र से श्रमिक। श्रमिक अपना काम कर रहे हैं या काम करते हैं, तो इसका वाक्य बनेगा श्रमिक अपना काम करते हैं। ये स से श्रम, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान और श्र से श्रमिक। ये इसके वाक्य है, इसको हम लगा के वाक्य बना सकते हैं। ओके, अब है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। अब नेक्स्ट है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या है? वाक्य में शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है जिसे अनुस्वार कहते हैं। वाक्य में एक चिन्ह का उपयोग होता है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है, ये इसका अनुस्वार का चिन्ह हुआ। और अनुनासिक का चिन्ह है चांद जैसा। जैसे इसके लिए हम शब्द लिख सकते हैं, जैसे अंगूर। अंगूर पे, अंगूर पर अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है। और अनुस्वार शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अनुनासिक शब्द लिखने के लिए हमको क्या शब्द बनाना है? क्योंकि ये चांद जैसा है तो इसको हम चांद, च में चादरे बना, इसका अनुसार का शब्द। ओके बच्चों, आज हमने पढ़ा भाषा, भाषा किसे कहते हैं और वर्णमाला। और इसको आप घर पे पढ़िए। जो आपको नहीं समझ में आता है वो हमको स्कूल चालू होने के बाद आप पूछ सकते हो। कोई उसमें वो नहीं है कि मैम पढ़ा चुके हैं तो आप नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्कूल खुलेगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप पूछ लेना।